हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है ये है पर डे क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके कॉन्सेप्ट के साथ, और आज का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है आईआईटी जेईई 2020 के पेपर में। और इस क्वेश्चन को देख करके आपको ये भी पता चलेगा कि आपको 2-3 कॉन्सेप्ट से मिक्स करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो चीज़ आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ते हो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ही आपसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आते होंगे लेकिन उनको ट्रैप करना आपको आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन भाई क्या आया था। क्वेश्चन आया था कि सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इन क्लोरोफॉर्म। तो देखो जानी मानी रिएक्शन लग रही है, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, रीमर टीमैन होनी चाहिए और वही रिएक्शन है ये। ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, KOH भी होता तो क्वेश्चन सही होता। ठीक है, बना रहा है कंपाउंड P, तो आपको रीमर टीमैन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए। और कह रहा है कि ये जो मेजर प्रोडक्ट P आया, इस मेजर प्रोडक्ट में मास परसेंट ऑफ कार्बन कितनी थी। ठीक है, इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, 68.85 या अप्रॉक्स 69%। ठीक है, चलिए भाई पहले तो रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। C6H5OH ये वाला, उसके साथ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, NaOH या KOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस होती है। कुछ टेम्परेचर भी चाहिए होता है जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसका नाम होता है सैलिसिलिएल्डिहाइड यानी कि C6H4 के साथ में एक CHO ग्रुप इंसर्ट होता है और OH अपनी जगह पर बना रहता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जाना जाता है रीमर टीमैन रिएक्शन के नाम से। अब अगर आपको इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म चाहिए तो मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जो कौन सी बाय नेम रिएक्शंस की जो लिंक है वो डाल दूंगा। उसमें आपको रीमर टीमैन की पूरी मैकेनिज्म 22 मिनट का लेक्चर है वो उसको देख लेना, उसमें पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कि ये फाइनल प्रोडक्ट आता है तो कैसे आता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि ये प्रोडक्ट तो मिल गया, यही होगा हमारा कौन, यही होगा पी जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक, अब इस पी में हमें निकालनी है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो कार्बन का मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास परसेंट पता होना चाहिए, फिर देखना हो कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितना जो है कार्बन प्रेजेंट है। और जब ये पता चल जाए कि कार्बन कितना प्रेजेंट है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, मास परसेंट निकाल सकते हैं। मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट निकालने के लिए करना बस इतना होता है कि आपको जो भी चीज का मास परसेंट निकालना है उसका मास आपको ऊपर रखना है, नीचे आपको टोटल मास रखना है। ठीक, नीचे आपको, और उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका अगर हम लोग देखें कि टोटल मास ऑफ दिस प्रोडक्ट कितना है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C7H6O2। भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास 6 मेंबर तो कार्बन रिंग है और एक जो है आपका CHO का कार्बन हो गया तो C7 हो गए। ठीक है, C6H6 थे, 2 हाइड्रोजन हटे, 2 ग्रुप लगे हैं, और दोनों ग्रुप में से कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, एक ग्रुप लगा है आपका CHO और दूसरा ग्रुप लगा है आपका OH, तो दोनों में एक हाइड्रोजन है यानी कि H6 आ गए, और 2 ऑक्सीजन, एक CHO का और एक OH का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C7H6O2। क्लियर। अब देखो याद होना चाहिए कि किसका कितना मास होता है। यहां से अब 12 कार्बन का मास होता है और कार्बन है कितने, 7। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने, 6। और एक कार्बन का मास 16, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 122 आएगा। अब ये तो हुआ ओवरऑल मास, टोटल मास ऑफ फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आया यहाँ पर। अब ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन की मास परसेंटेज निकालनी, तो कार्बन कितना है, तो कार्बन कितने हैं देखो 7। तो और एक कार्बन के लिए क्या होता है, एक कार्बन के लिए होता है 12, तो 12 7 कितना हो गया, कार्बन 84 mu प्रेजेंट है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में कंसीडर कर सकते हो। ठीक, तो अब अगर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी हो तो 84 रखा जाएगा ऊपर, 122 रखा जाएगा नीचे, जो कि टोटल मास था, और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दिया जाए, 100 से कर दिया जाए, तो आंसर आएगा आपका, एग्जैक्ट आंसर आएगा 68.85। ठीक है, लेकिन जो पेपर होता है उसमें आपको नियर अबाउट आंसर देने होते हैं, तो नियर अबाउट आंसर में अगर आप इसको क्या देते हो, फाइनल आंसर आप 68.85 या आप इसे 69% लिख देते हो, तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा। क्योंकि जेईई में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू के साथ में कौन से, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो न्यूमेरिकल बेस्ड में आपको एक रेंज दे दी जाती है, उस रेंज में अगर आप आंसर दे देते हो तो वो आंसर आपका सही मान लिया जाएगा। यानी 68.8 निकालो तो भी सही है, 68.9 निकालो तो भी सही है, और अगर 69 लिखाते हो तो भी सही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन था। बहुत कल फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ होगा, और उसके कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।